किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई और विनोद भाई की राम राम। विनोद भाई जी धर्मवीर भाई। भाई मौसम तो बदल गया। बिल्कुल भाई, बदलाव आ गया, सुबह शाम में थोड़ा सा फर्क पड़ गया अब तो। और भाई ये जो मौसम है विनोद भाई जी, इस बदलते मौसम में फसलों को भी तो बोने का सिलसिला बदलेगा। बिल्कुल बदलेगा भाई। तो इस मौसम में ये जो जैसे चला है या जो समय चल रहा है, इसमें मान लिया खेत खाली हो जी, तो फिर क्या कुछ बोया जा सका है, ये बताओ आप। धर्मवीर भाई, जब इस टाइम जो खेत खाली है तो इसमें मिलवा जो फसल है, जैसे सरसों है, राया है, इस तरह की फसल जो है बो के किसान भाई जो है आत्मनिर्भर बन सके हैं। और तोरिया की तो लगभग बिजाई भाई ने कर ली होगी। हाँ। और राया और जो सरसों है उस खातर जो सबसे बढ़िया समय है वो है 25 सितंबर से 10 अक्टूबर। यानी सरसों के लिए 25 सितंबर से लेके और 10 अक्टूबर तक सही समय बता रहे हैं। बिल्कुल जी। और राया खातर जो है 30 सितंबर से 20 अक्टूबर तक का जो समय है, या फिर जो 4 अक्टूबर है, वो बढ़िया समय रहेगा। अच्छा, और ये तो बात हुई समय की कि भाई जो समय है उसमें आपा ये जो तिलहनी जो फसलें हैं, राया है, सरसों है या तारा मीरा है जी, इसकी हम मतलब ना भी काश्त कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। बिल्कुल भाई। तो फिर तो विनोद भाई इन्हों बताओ जी कि भाई उन्नत किस्मों के बारे में थोड़ा सा जिक्र करो। धर्मवीर भाई, कौन कौन सी किस्में हैं जो किसान भाई उगा सके। जी धर्मवीर भाई, इसमें जो उन्नत किस्मों का जिक्र करें तो RH30 राया की जो उन्नत किस्म है वो है RH30। और धर्मवीर भैया जो किस्म है वो सारे हरियाणा प्रदेश में, बारानी में और जो सिंचित क्षेत्र हैं उसमें सिफारिश करी जावा है। तो एक बात बताओ विनोद भाई जी, पिछेती बिजाई में भी मतलब ना ये ठीक रहती है कि नहीं? हाँ धर्मवीर भाई, पिछेती जो बिजाई है उसमें भी जो है पैदावार बढ़िया देवे है और नवंबर के अंत तक भी जो है किसान भाई इसमें बो सके हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी किस्म है फिर तो। और इसका जो धर्मवीर भाई जो बीज है वो मोटा हुआ है और पकने के समय पर जो है इसमें फड़ियाँ नहीं जड़ती। अच्छा, साथ में जो मिश्रित खेती जो किसान भाई कर रहे हैं उसका तरिया उन्नत किस्म है और लगभग 135 से 140 दिन में या पक के तैयार हो जाए। और पैदावार कितनी मिले विनोद भाई इससे? धर्मवीर भाई, इसमें पैदावार जो है किसान भाई औसत 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ ले सके हैं और इसमें जो तेल का अंश है वो भी लगभग 40% जो है मिला है। अच्छा, एक तो होगी ये किस्म जी। और कोई दूसरी किस्म? हाँ धर्मवीर भाई, इसके अलावा और किस्म है T59, इसने वरुणा के नाम से भी जाना है। और यह किस्म जो है वैसे तो कानपुर में विकसित करी गई किस्म है, लेकिन पूरे हरियाणा में इसकी जो पैदावार है वो उस खातर उपयुक्त मानी गई है। कितने दिन में पके? हाँ, साथ में जो 140 से 142 दिन में लगभग पक के तैयार हो जाए है। और धर्मवीर भाई, इसका बीज भी जो है वो मोटा है। और साथ में जो पैदावार की बात करें तो 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जो है किसान भाई इसमें पैदावार ले सका है। और तेल कितना है इसमें? हाँ, इसमें भी जो तेल है वो RH30 की तरह जो है लगभग 40% अपने इसमें तेल मिल जाए। अच्छा जी। तो और कोई किस्म विनोद भाई? हाँ धर्मवीर भाई, इसके अलावा जो है RH8113 एक सौरभ, हाँ जिसमें सौरभ कहते हैं। तो सौरभ किस्म भी है और यह किस्म भी धर्मवीर भाई 150 दिन में लगभग पक कर तैयार हो जाए है और यह लंबी बढ़ने वाली और घनी शाखा वाली किस्म है। और इसके जो नीचे के जो पत्ते हैं चौड़े, दारियों वाले, लंबे और मध्य शिरा जो है इसकी वो चौड़ी वो है। और इसकी जो औसत उपज है वो 9 से 10 क्विंटल जो है किसान भाई प्रति एकड़ ले सका है। जी। और विनोद भाई, इसके साथ साथ और भी कई किस्में हैं, जैसे RB50 है एक किस्म,
किस्म, और एक किस्म है RH8812 जिसको किसान भाई जानते हैं लक्ष्मी के नाम से। हाँ, लक्ष्मी के नाम से, सरसों लक्ष्मी जी और एक किस्म है RH781 जी, और एक और किस्म है वो है RH819 और RH9304 जिसने किसान भाई वसुंधरा भी कहते हैं, और एक और किस्म है जी RH9801 जिसने किसान भाई स्वर्ण ज्योति का है जी दरवीर भाई, और एक और किस्म है RH0406 जी, एक और किस्म है RH0749 और एक है किस्म RB9901 यानी गीता के नाम से जो जाने। तो ये बहुत सारी किस्में हैं। एक और किस्म है भूरी सरसों हरियाणा नंबर 1 जी, तो ये किस्म जो है ये हरियाणा में खेती के लिए 1966 में आई थी, लगभग 136 दिन में पक के तैयार हो जाए और इसकी औसत पैदावार बेशक कम हो जी, लेकिन इसकी जो तेल की मात्रा है वो ज्यादा है, वो बढ़िया है। तो ये सारी की सारी उन्नत किस्में हैं विनोद भाई जी, इनमें से किसान भाइयों को चाहिए कि कहीं प्रमाणित जगह से और भाई इसका बीज ले, जहाँ से बीज सही मिल जाए जी जी, तो वो बिना मिलावट का हो, हाँ, अच्छी गुणवत्ता का हो, स्वस्थ बीज मिल जाए, बिल्कुल भाई, तो ये बीज जो लेकर के और बोलें। हाँ, और जहाँ तक बात है कि भाई खेत की तैयारी जी धर्मेंद्र भाई, या मिट्टी कैसी हो, जलवायु कैसी हो, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें तो देखो जब तक नहीं एक लाइन में आवेंगी ना बिल्कुल तब तक अच्छी पैदावार की उम्मीद नहीं करी जा सकती विनोद भाई। तो इसके बारे में आप नू बताओ जी कि आप कृषि वैज्ञानिकों से मिले भी थे। हाँ बिल्कुल तो द्रवीर भाई, उन्होंने क्या बताया कि भाई इनकी खेती के लिए मिट्टी और जलवायु कैसी होनी चाहिए? द्रवीर भाई जो सरसों है और राया है जी, इसकी भरपूर पैदावार लेने खातर जो है भारी दोमट मिट्टी सब तो बढ़िया मानी जाए। भारी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। हाँ, और वैसे तो राया जो है हर प्रकार की मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, लेकिन इस खातर भी जो है हल्की दोमट अगर मिट्टी मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। और तारामीरा की अगर बात करें तो विनोद भाई, धर्मवीर भाई तारामीरा जो है अधिकतर जो हल्की मिट्टी है उसमें उगाया जाओ है, और जो सरसों है उसमें 25 से 40 सेंटीमीटर जो बारिश वाले क्षेत्र है उनमें भी इसकी अच्छी उपज किसान भाई ले सके हैं। तो एक तो बात है विनोद भाई जी, ये जो तारामीरा है ये कम बरसात वाले, हाँ, और जो राया है वो मध्यम से ज्यादा बरसात वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है, क्योंकि जो जितना पानी की मांग है इनकी उसी हिसाब से ही हमने बोना चाहिए। बिल्कुल भाई। तो खेत की तैयारी किस तरह करें धर्मवीर भाई? जो अगर अच्छा अंकुरण लेना है तो उस खातर खेत की अच्छी तरह तैयारी भी करें, और उस खातर जो है जो सिंचित इलाके हैं उसमें जो दरमियानी मिट्टी है उसमें पलट लें हल के द्वारा, और हल चला कर जो है जुताई करके लगभग 2 से 3 बार देसी हलता है या एरो है कल्टीवेटर है उससे जुताई करके और सुहागा जरूर ला दें, लेवल बराबर कर ला खेत का। और साथ में जो है बीज की अगर मात्रा की बात करें तो जो बीज है वो बरानी जो हालत है उसमें जमीन में जो नमी की अनुसार लगभग 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ किसान भाई ले। यानी बीज की तो कोई ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं है इसमें, जो बीज है वो 2 किलो बीज 1 एकड़ क्षेत्र के लिए काफी रहता है। तो पर किसान भाइयों को पता ही है जी कि भाई बीज थोड़ा है, पर इसको अगर उपचारित कर लें तो जो बीज से पैदा होने वाली बीमारियां हैं उनसे बचाव हो जाएगा और पैदावार उतनी बढ़िया और पैदावार बहुत बढ़िया होगी जी। तो आपने बताया कि भाई बिजाई का समय तो आपने कह ही दिया कि भाई ठीक चल ही रहा है, पर अब आती है बात कि भाई बीजें किस तरह, बिजाई का क्या तरीका होना चाहिए, जो कृषि वैज्ञानिक है वो क्या बताएं जी भाई किस तरह बोनी चाहिए? बिल्कुल भाई, जब वैसे तो बो ही रहे देखो किसान भाई भी, हम भी आप भी बो रहे हैं, पर जो कृषि वैज्ञानिक है वो किस तरीके से समझाएं? हाँ धर्मवीर भाई, जो मैं मिला था किसान जो वैज्ञानिक अपने, तो वो बता रहे थे कि जो मिलवा जो फसल ले रहे हैं हम, सरसों है राया है, तो उनके बीच बीच में लगभग 1.8 से लेकर 2.4 मीटर की दूरी पर जो है कतारें लगाओ है, मतलब लाइनों में बोनी चाहिए, लाइन में बो है। अच्छा। और राया सरसों की जो शुद्ध फसल हम ले रहे हैं कतारों में 30 सेंटीमीटर के फासले पर और 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी देसी अर्थ से जो है पोरा या जो ड्रिल विधि है उससे बोई जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा। और धर्मवीर भाई इसके अलावा जो तारामीरा है उसके भी पौधे तो पौधे की दूरी जो है 10 से 15 सेंटीमीटर रखें, और बिजाई के लगभग 3 हफ्ते के बाद जो है पौधे की छटाई जरूर करें।
मतलब छटाई जितनी करेंगे उतने ही उसका अच्छी पैदावार आवेगी, बढ़वार क्योंकि बढ़िया होगी उसकी अच्छी बढ़वार होगी। बिल्कुल भाई जी। और साथ में जो राया और तोरिया है, सरसों है, उसकी भी जो है समान रूप से बिजाई के लिए जो है वो उसमें सरसों बीज ड्रिल का प्रयोग करें। तो ये बात हुई कि भी बिजाई का तरीका। जी। तो अब देखो हर कोई भी फसल है विनोद भाई, भाई खाद तो चाहिएगा। बिल्कुल धर्मवीर भाई। थोड़ा खाद के बारे में भी बताओ कि भाई जो किस ढंग से हमने खाद डालनी चाहिए। धर्मवीर भाई, जो सिंचित अवस्था वाली जो सारी अवस्था में जो है फास्फोरस है, पोटाश है, जिंक है, सल्फेट है और आदि नाइट्रोजन बिजाई के तुरंत पहले डाल दें। हाँ, तुरंत पहले डाल दें। और शेष नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो पहले पानी के साथ डालना है। और जो आपने ये मात्रा की बात कही ना जी, आपने नो नहीं बताया कितनी डालनी। धर्मवीर तो इसमें जो असिंचित क्षेत्र हैं जी, जहाँ कम पानी की जरूरत है या कम पानी है, हाँ धर्मवीर तो भाई, वहाँ भी सरसों, राया या तारामीरा बोई जाएगी। तो वहाँ तो नाइट्रोजन 16 किलो और फास्फोरस 8 किलो जी, ये डालना चाहिए। बिल्कुल भाई। और जो सिंचित इलाके हैं वहाँ थोड़ी मतलब हमने इसको मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। 24 किलो नाइट्रोजन, 8 किलो फास्फोरस देना चाहिए। और अगर राया की बात करें तो 32 किलो नाइट्रोजन और 12 किलो फास्फोरस और 8 किलो पोटाश देना चाहिए। बिल्कुल धर्मवीर। लेकिन अब ये आवेगा, ये तो पोषक तत्वों की बात हुई, पर ये कितनी खाद डाल कर पूरे होंगे। तो ये है जैसे यूरिया की बात है, अब नाइट्रोजन मिलेगा यूरिया से जी। तो अगर हमने बात करी कि भाई 24 किलो नाइट्रोजन देना चाहिए, हाँ, 24 किलो जो नाइट्रोजन मिलेगा वो 52 किलो यूरिया से मिलेगा। हाँ, और इसी तरह राया में हमने 32 किलो नाइट्रोजन का जो तत्व देना है वो मिलेगा 70 किलो यूरिया से। इसी तरीके से फिर ये जो है फास्फोरस है, फास्फोरस का आपने बताया कि भाई 8 किलो चाहिए जी। 8 किलो फास्फोरस को पाने के लिए हमने 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट 16% का कट्टा डालना पड़ेगा। और अगर हमने वो मात्रा अगर 32 किलो है तो ये 75 किलो हमने देना पड़ेगा। तो ये आपने बता ही दिया कि भाई सिंचित अवस्था में सारी फास्फोरस, पोटाश, जिंक सल्फेट और आदि नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो बिजाई से तुरंत पहले डालनी है। और बाकी की जो मात्रा है नाइट्रोजन बचेगी वो हमने पहले पानी के साथ डालनी। कई बार विनोद भाई जस्ते की कमी के लक्षण दिखा देती है फसल। हाँ धर्मवीर भाई। तो ऐसे में क्या करें फिर? धर्मवीर भाई, जस्ते की कमी के कारण देख तो जो हमने देखने में है वो है पौधे की जो बढ़ोतरी है वो कम पड़ जाए। हाँ। और कमी के लक्षण जो है बिजाई के लगभग 20 दिन के बाद जो है पहली जो सच्ची पत्तियां आ जाए, हाँ उसमें दिखने लग जाए। क्या दिखेगा वाला? उसमें जो है धर्मवीर भाई जो पत्ती का आकार है वो छोटा रह जाए। अच्छा। और जो किनारे हैं उसके वो गुलाबी रहने लग जाए। और उनकी जो शिराएं हैं उनके जो बीच में है वो जो उत्तक है उनका रंग जो है पीला सफेद या कागजी सफेद दिखाई देने लग जाए। पर इलाज क्या करें? धर्मवीर भाई, इसमें मिट्टी में यदि जस्ते की कमी हो रही है तो DTPA जो निष्क्रिय जस्ता है वो 0.5 ppm से कम हो तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आखिरी जुताई तो पहला खेत में बखेर कर जुताई करता है। बस आपने सीधे सनो बताओ भाई 10 किलो जिंक सल्फेट डालनी पड़ेगी। और प्रति एकड़ हमने आखिरी जो जुताई करेंगे उससे पहले हमने खेत में बिखेर के और फिर जुताई कर दें। तो ये जो जस्ते की कमी है जिन खेतों में वो भी पूरी हो जाएगी। और धर्मवीर भाई, साथ में जो खड़ी फसल है उसमें भी अगर कमी के लक्षण दिखें तो फिर जो है 0.5% जिंक सल्फेट और 2.5% यूरिया का घोल बनाकर भी 10 से 14 दिन के अंतर पे जो है डाल। और सिंचाई का किस तरह रहेगा? पानी भाई पानी का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा भाई। सरसों और जो सरसों है राया है वो उसकी जो सिंचाई पर जो इसका असर पड़ा है। और तोरिया, सरसों और जो राया है उसमें 2 सिंचाई, एक फूल निकलने के समय पे और दूसरी जो है फड़ी लगने के समय पे, यानी 2 पानी तो देने ही चाहिए। एक फूल निकलते समय और दूसरा फलियां बनते समय। तो पैदावार जो है किसान भाई ज्यादा ले पाएंगे। और भाई निराई गुड़ाई की बात करें तो? और धर्मवीर भाई जो इसकी निराई गुड़ाई की बात करें तो सरसों राया में जो है 2 गोड़ियां बिजाई के 3 और 5 हफ्ते के बाद जरूर दे। बहुत अच्छा। तो ये तो बात हुई विनोद भाई सरसों की, तोड़िए की, राया की। तो एक बात बताओ विनोद भाई। जी धर्मवीर भाई, ये जो माया कह देनु का भाई भगवान की माया है, यो क्या हुआ है भगवान की माया? धर्मवीर माया वही है भगवान की, भाई
मौसम बदला और किसान भाई ने सारी फसल खड़ी तैयार खड़ी थी, अरे बारिश होगी कुछ हो गया तो सारा कुछ जो है रंग में भंग भी पड़ जाए, और कई बार जो मायूस चेहरे हैं उस पर रंगत भी आ जाए जो पानी की बूंद गिरा है। तो यह भगवान की माया है। नहीं, जो भगवान की जो माया है ना, जो भगवान की वो माया है कि जो दिख रही ना, जो भी कुछ सौदा वो है तो है नहीं कुछ। अब देखो सारे संत महात्मा तो कहा कुछ है ही नहीं। तो जो दिखाई दे रहा है उसने कहा कुछ है ही नहीं। ये तो भ्रम है सारा। और जो कुछ है वो कर उनको वो सिर्फ एक परमात्मा ही है। अब देखो जो सच्चाई है, जो परमात्मा है, वो तो दिखता ही नहीं। तो इन्हें आप लोकगीत के माध्यम से समझाओ ना। तो ये देखो वो एक भजन सुनते हैं, उसमें यही है कि इंसान, उसमें हम भी शामिल हैं। बिल्कुल भाई। जो दिख रहा है उस भ्रम में फंसे पड़े, उसने तो संत महात्मा ऋषि मुनियों ने कहा ये तो भ्रम है, और इसमें ही हम सारा दिन लगी रहे, सारे ही लग रहे। बिल्कुल भाई। और जो महात्मा कह रहे भाई क्या कह रहे इसके बारे में बापा क्यों कम है, आपा एक भजन के जरिए क्यों ना सुन लें। बिल्कुल धर्मेंद्र भाई, सुनाओ। धर्म जाल में जिंदगी खोवे, धर्म जाल में जिंदगी खोवे, छोड़ करम तू गंदे रे बंदे, हरि का नाम सुमर ले, रे मूरख बंदे, बदी करण ते डर ले। भरम जाल में जिंदगी खोवे, छोड़ करम तू गंदे रे बंदे, हरि का नाम सुमर ले, रे मूरख बंदे, बदी करण ते डर ले। आया था हरि नाम भजन को, सीखी हेरा फेरी, सीखी हेरा फेरी। आँख खोल के देख ले कौन चीज है तेरी, कौन चीज है तेरी। हाथ पसारे, हाथ पसारे जाएगा तो बात या भीतर धर ले रे बंदे, हरि का नाम सुमर ले, रे मूरख बंदे, बदी करण ते डर ले। सब मतलब के यारे प्यारे, मतलब की असनाई, मतलब की असनाई। भगनी भ्रात तात सुतदारा, खुद गर्जी ही पाई, खुद गर्जी ही पाई। क्यों कर बेड़ा, क्यों कर बेड़ा पार हो तेरा, चोरी ते घर भर ले बंदे, हरि का नाम सुमर ले, रे मूरख बंदे, बदी करण ते डर ले। आवे बुलावा जब ऊपर का, खड़ा रहे संसार, खड़ा रहे संसार। पापी डूबे बीच भंवर में, धर्मी उतरे पार, धर्मी उतरे पार। प्रेम पुण्य हरि ओ, प्रेम पुण्य हरि याद रे मनवा, पार लगा दे पर ले रे बंदे, हरि का नाम सुमर ले, रे मूरख बंदे, बदी करण ते डर ले। सुमर ले रे मूरख
मूरख हरि का नाम सुमर ले रे तू, पति करण ते डर ले। भरम जाल में जिंदगी खोवे, छोड़ करम तू गंदे रे बंदे, हरि का नाम सुमर ले रे मूरख बंदे, पति करण ते डर ले। तो ये थे नितिन मुकेश हरियाणी फिल्म लंबरदार से। सही कहा विनोद भाई बिल्कुल धर्मवीर भाई कि भाई हर का नाम सिमर ले और छोड़ धंधे ये उल्टे सीधे, हाँ क्योंकि भरम जाल है तो बिल्कुल भाई साथ तो कुछ जाना नहीं। हाँ तो विनोद भाई जी धर्मवीर भाई बात है मौसम की, हाँ क्योंकि मौसम का सबसे बड़ा जो योगदान है मौसम का ही है। बिल्कुल है भाई। तो क्यों ना आप मौसम के बारे में बताओ। हाँ धर्मवीर भाई, आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ में भाई कई जगह जो है बूंदाबांदी के भी आसार होंगे। और साथ में चर्चा करें कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल है भाइयों दिन रविवार और कार्यक्रम रहेगा थारी चिट्ठी मारे गीत। और दिन सोमवार ने जो है किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे साइलेज उत्पादन में सावधानी पे, और साथ में एक चर्चा और रहेगी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। अच्छा, तो ये तो रही बातचीत के भाई कल क्या कुछ आप सुनवाओगे कार्यक्रम में रहेगा और मौसम कैसा रहेगा जी। तो अब क्या करोगे विनोद भाई? धर्मवीर भाई एक चर्चा और करें आज की नसीहत के तहत मधुमक्खी वंशों की देखभाल पे। मधुमक्खी वंशों की देखभाल जी भाई, बड़ी मौके की बात उठा के ले आए। क्योंकि धर्मवीर भाई मौसम में बदलाव आ रहा है। हाँ, बरसात का मौसम तो लगभग जा लिया, लेकिन अभी बरसात चल भी रही। हाँ धर्मवीर तो भाई ऐसे में बहुत जरूरी है, और आगे सर्दी आने लग रही। हाँ। तो ऐसे में क्योंकि मौसम भी बदलने लग बिल्कुल रहा, भाई। उधर से बरसात भी ढंग से निमटी नहीं। हाँ उधर तो जो है हाँ सर्दी का जो है आगे से सर्दी हाँ, शुरुआत होने लग रही तो है। ऐसे में तो बहुत जरूरी है कि मधुमक्खियों की देखभाल में कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त में परिवर्तन करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये तो बात जरूर बताओ विनोद और भाई। धर्मवीर भाई जो बारिश का जिक्र कर रहे थे, तो वर्षा की जो मौसम में जो है तेज बौछार और जब आंधी आवे तो बक्सियां का जो बचाव जरूर करें। और बरसात के मौसम में जो बक्से हैं उनके अंदर जो हवा है वो लगातार जो है आंधी जांदी रहे, ताकि जो है उसमें जो मधुमक्खी है वो स्वस्थ रहे। साथ में जो बरसात या तेज हवा चल रही हो तो उस टाइम जो बक्से हैं उनका जो है निरीक्षण ना करें, उससे बचें। और कुछ समय के बाद जो है उन बक्सियों की साफ सफाई भी कर दे रहे हो, उसका ध्यान रखें। साथ में सितंबर अक्टूबर के महीने में जो सरसों जाति के जो फूल हैं, फसल के जो फूल खिलने लगे हैं, तो उसकी शुरुआत में तो पहले जो है मधुमक्खी वंश ने जो है कृत्रिमिक भोजन देकर थोड़ा सा उनका मनोबल भी जरूर बढ़ावा है। अच्छा जी। और ताकि साथ में कोशिश और करें कि जो रानी मक्खी है मधुमक्खी है वो जो है वो ज़्यादा अंडे देने शुरू कर दे। और कुछ वंशा में तो जो है नई रानी जो है वो देकर भी जो है उनकी शक्ति बढ़ाई जा सके है। मतलब नई रानी मधुमक्खी उसमें छोड़ दे बक्से में, तो हाँ तो उससे क्या होगा कि भाई ये मजबूती मिलेगी। हाँ, मनोबल बढ़ा है उनका। और साथ में जो है कृत्रिमिक भोजन देंगे तो भी उनका मनोबल बढ़ेगा साथ में। और साथ में अगर बात करें शरदकालीन प्रबंधन की, तो इस समय जो है मधुमक्खी के लिए जो बच्चे पैदा करना और शहद इकट्ठा करने का सबसे बढ़िया समय है सर्दी का टाइम। हाँ सर्दी का मौसम धर्मवीर भाई सबसे बढ़िया है शहद इकट्ठा करने का। क्योंकि इस समय एक तो राया सरसों है उसके जो फसल है उसके फूल खिल उठे हैं। हाँ, और शरद वाले जो फ्रेम है उन्हें सुपर में लेकर जिससे जो है शहद निकाला जा सके। इस समय जो है मधुमक्खी के बक्सों में नए छत्ते जो है जरूर देवा है। यानी कि सर्दियां जब हो जाएंगी शुरू, इतना तो अभी तो देखो हम बात ही कर ही रहे थे कि भी अपना सरसों बोने की। हाँ, राया तो सरसों की। तो जब सर्दी ढंग से शुरू हो जाएंगी तो फिर सरसों के फूलों में मधुमक्खियों का जो है बक्सों को उन्हें उधर ले जाना चाहिए उसके आसपास खेतों के, तो जिससे कि मधुमक्खियां अपना जो खुराक है वो अच्छे ढंग से ले सकें।
और उधर से पर परागण जो है वो भी ढंग से हो जाएगा। बिल्कुल हो भाई। हाँ, और साथ में जो है फरवरी में जो नई रानी कोशिकाएं हैं वो बने हैं, और इसी समय जो है अच्छी संख्या वाले जो मधुमक्खी के बक्से हैं उनका भी जो है भाई बंटवारा कर दें, विभाजन कर दें। बात तो ठीक कह रहे आप विनोद भाई, क्योंकि ना अपना जो हरियाणा प्रदेश है ना, हाँ इसमें मधुमक्खी के जो पालन में और मधुमक्खी वंशों का अनेक ऋतुएं हैं, अपनी 6 की 6 ऋतु हैं हरियाणा में। बिल्कुल भाई। तो अलग अलग ऋतु में उचित प्रबंधन जब तक करेंगे नहीं तब तक हम कुछ मिल नहीं सकता, हमने फायदा नहीं हो सकता, नुकसान हो उसके। बिल्कुल भाई। तो ये बड़ा जरूरी बात है कि जैसे जैसे मौसम बदलेगा हाँ उसके हिसाब से वैसे वैसे हमने मधुमक्खियों का जो पालन है और उनके जो मधुमक्खियों के जो वंश हैं उनकी देखरेख करनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई। अलग मौसम के अनुसार कॉलोनियों की देखरेख करके और शहद का जो उत्पादन है वो भी बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल भाई। और मधुमक्खी वंशों को भी बढ़ोतरी मिलेगी। हाँ। और प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य जो है हाँ धर्मेंद्र भाई, वो तो शहद निकालने हाँ, का ही है। शहद है, बिल्कुल। शहद निकालने से पहले मधुमक्खियों की संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा जो बढ़ोतरी होगी हाँ तो प्रतिकूल मौसम में वंशों को कमजोर होने का या खत्म होने का जो खतरा है हाँ वो टल जाएगा। हाँ कम से कम हो जाएगा वो भी। यानी कि जब तक हमारे पास मधुमक्खियां ही पूरी नहीं होंगी हाँ तो फिर वो शहद की तो फिर बात हाँ, बाद में कल्पना नहीं आना कर विनोद सकते भाई। बिल्कुल भाई। भाई मधुमक्खियां होनी भी चाहिए और वे ज्यादा भी होनी चाहिए। हाँ। और दूसरा मजबूत भी होनी चाहिए, हाँ, स्वस्थ भी रहनी चाहिए। उनमें तब जाके हमारे को अच्छा शहद मिलेगा। बिल्कुल। तो और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भाई अब जैसे बरसात का मौसम है इसके हिसाब से हम अपने मधुमक्खियों रखरखाव करें, बक्सों का रखरखाव करें। और साथ ही फिर जब ये सर्दियाँ शुरू होंगी तो सर्दियों के हिसाब से हमने इसका देख रेख करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर फायदा नहीं मिल सकता। बिल्कुल भाई। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो विनोद भाई, किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होया। लेवा भाई से इजाजत। बिल्कुल धर्मेंद्र भाई। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।